सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने के फेड के फैसले से बुलियन मार्केट डामाडोल नहीं हुआ, बल्कि सोने और चांदी के दामों में मजबूती बनी हुई है। अब तो ऐसा लगता है कि चांदी की तरह सोना भी 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक लेवल को जल्दी छू न ले। सोने और चांदी की संभावनाओं पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड NS रामास्वामी से। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। रामास्वामी जी, फेड ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है और बुलियन बाजार ने शायद यह भांप लिया था कि ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं होगा। क्या यही वजह कि आज भी सोने चांदी की कीमतों में एक मजबूत रुख बना हुआ है? फेड में यूएस फेड ने ब्याज दर कमी नहीं की, ये वाकई में सही है। कल जो आंकड़े मतलब वहीं के वहीं रख दिए। पर यदि हम 20 फरवरी को आपके शो में एक बार बताया था कि गोल्ड में जो तेजी का अगला पड़ाव की शुरुआत है, इस तरह का एक कमेंट हमने किया था जब गोल्ड इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2950 का रेंज में चल रही थी। हमने कहा कि ये एक माइलस्टोन है, 3000 को एक बार पार करनी चाहिए और यहाँ पर एक शुरुआत है अगला पड़ाव का। और वाकई में 3000 को पार करते हुए हमने ये भी शायद बताया था 3080 एक अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस है, उसको जी करते ही नेक्स्ट तेजी जो है वो दिखाई देगा। अभी रही बात की जो ब्याज दर में जो फेड ने तो बढ़ाई नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन सा एक पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। आपका प्रश्न का जवाब यही है कि पहले बात तो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन लग रही है, क्योंकि 2025 के लिए तो सिचुएशन बहुत सर्टन है कि आगे जाके ब्याज दर को कम करनी ही होगी। उनका भी कमेंट है फेड का कि आगे करेंगे ही करेंगे। वो यदि वो अप्रैल के बाद मतलब जून में कहीं आंकड़े या सितंबर में या दिसंबर में ही 2 करेंगे या दिसंबर 2025 तक तो बातचीत यही चल रही कि 50 या 75 बेसिस पॉइंट का एक घटक तो करने की संभावना है। तो ये लॉन्ग टर्म का एक विजन है कि गोल्ड का एक तेजी का बढ़त हो सकती है, पर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक करेक्शन के तौर पर चल रही है। अब ये इन्होंने रेट कटौती का क्यों नहीं किया, क्योंकि बेसिकली FOMC ने ये भी कमेंट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी का जो रेट है वो स्टेबलाइज हुआ है, थोड़ा लो लेवल पे है। लेबर मार्केट कंडीशंस अभी भी थोड़ा बहुत सॉलिड है, बरकरार है। तो ये बरकरार का यही संकेत दे रही है कि इन्फ्लेशन अभी भी इलेवेटेड कंडीशन में है या ऊपर के स्तर पर है, 2.833 के लेवल के आसपास है। तो उनको वॉच करना है, इसीलिए उन्होंने ब्याज दर इस बार जो घोषणा है नहीं किया। स्टॉक मार्केट्स में भी यदि हम देखें कि इस तरह का एक करेक्टिव मोड कंटिन्यू होने के कारण भले तेजी थोड़ा सा हुआ कल स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन करेक्टिव मोड चलने के कारण जो वैल्यूएशन जो है वो कंपेलिंग हो गया है, लोगों को स्टॉक मार्केट के तरफ थोड़ा शिफ्ट होने का संभावना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स का अच्छा खासा आगे आने वाला ब्याज दर आने वाली है और करेक्टिव स्टॉक मार्केट्स के वजह से वैल्यूएशंस कंपेलिंग है, तो फंड्स जो है थोड़ा बहुत रिस्कियर एसेट्स के तरफ जाने की एक संभवता है शॉर्ट टर्म में। गोल्ड में से शायद वसूली करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वहां पर एक शॉर्ट टर्म में चलने की संभवता है। अब रही बात मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, हम रेट कटौती या कमी करने का सिर्फ वही कारण नहीं है, फंडामेंटल बैकिंग है गोल्ड में। वो जो फंडामेंटल बैकिंग है, जो तेजी का माहौल जो है, वो पहली बात तो है जो बार बार वही कह रहे हैं कि हम वो जो ट्रेड और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये ग्लोब में जब तक ट्रेड और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल रीजन है गोल्ड का। यील्ड जो है अपसाइड के तरफ चलना चाहिए था टैरिफ में, उसके बदौलत हुआ ये कि इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के कारण ट्रेजरी यील्ड एक्चुअली रेंज बाउंड होके घटने लग गई, और घटने के बाद ये उसका जो बर्ताव है इन्फ्लेशन अपसाइड के तरफ छोड़ के ग्रोथ डाउनसाइड के तरफ चली गई यील्ड।
अब जब ये हम यील्ड को देखेंगे, 10 साल का 10 ईयर का यील्ड का जो है वो एक क्लियर कट दिखा रही है, थोड़ा बहुत वीक है, 4.22 का रेंज में चल रही है। ये जी एक पहला संकेत है जो गोल्ड के लिए अच्छा खासा तेजी का कारण। दूसरा तेजी का कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन, जैसा मैंने कहा, यूएस की इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों हो रही है उसका भी दो दो मुख्य कारण है। एक है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट यानी कि जितने एक्सपोर्ट करते हैं और जितने इंपोर्ट करते हैं हर एक कंट्री, जो यूएस में अगर देखें तो करीब करीब 131.40 बिलियन डॉलर का जनवरी में आंकड़ा ट्रेड डेफिसिट के आई। और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होनी चाहिए वो भी फॉल हुई। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरने के कारण, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण, इनका जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, जो इम्पैक्ट पड़ गया आपको यील्ड में। और यील्ड घटने के कारण, यील्ड और रेंज बॉन्ड होने के कारण लोग पुल बैक करने लगे। हर एक कंट्रीज जो है यूएस ट्रेजरीज को भी पुल बैक करने लगे। और ग्लोबल यील्ड जो है अदर कंट्रीज में, मान लीजिए जापान में, चाइना में, यूरोप में, वहां पर जो 10 ईयर यील्ड या ट्रेजरी यील्ड है वो कॉम्पीट करने लग गई यूएस यील्ड के साथ। और वहां पर यील्ड बढ़ते गई और यहां पर यील्ड घटती गई बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस। लास्ट एक दो चीज और बताना चाहूंगा जी कि डॉलर जो है मजबूती, पहला 108 107 वाली जो डॉलर इंडेक्स जो है अब करीब करीब 103 103 के लेवल पे छुई है। यूएसडी जो है कंटिन्यूसली वीक हो रही है। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर और जो डॉलर की जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, वहां से हटके डॉलर को वीकनिंग सा एक बर्ताव दे रही है। ये एक और एक फैक्टर हो गया। यानी कि मोटा मोटा जब भी हम गोल्ड में, आपने भी ब्याज दर की बात की, ब्याज दर के अलावा ये जो यील्ड है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, राइजिंग डेट है, या मान लीजिए डॉलर का वीकनेस है, ये सारी चीज जो है हमारे लिए एक गोल्ड के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तेजी दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन शायद शॉर्ट टर्म में हो सकती है। रही बात लास्ट, सेंट्रल जी बैंक्स का और किस तरह का सरप्राइजेस लेके आएंगे रिजर्व्स में बाइंग के लिए, वो भी हमें देखना है। तो मैं समझ रहा हूं ये सारा चीज जो है रैली गोल्ड में चलती जा रही है। तो यानी रामास्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा सा छोड़ दें, तो लेकिन जो मीडियम या लॉन्ग टर्म के भी ट्रेडर हैं उन्हें गोल्ड में अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, 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 मैं समझ रहा हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 100% ये इसका इस तरह का तेजी का होगा। ये जो रनअप हुआ है ना कमल साहब, ये जो 2950 2930 का एक रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, फिर माइलस्टोन 3000 को पार किया, और अब लोग बात भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये पहले तो हर एक पड़ाव एक एक बार रेसिस्टेंस लेवल टेक्निकली इंडिकेट कर रही है, और हर हर एक न्यूज इस तरह का जो अनफोल्ड होती जा रही है, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शंस तो डेफिनेटली मार्केट को हेल्दी बनाए रखेगा। मैं समझ रहा हूं शॉर्ट टर्म में गिरने से ये हमारे लिए और भी संकेत यही देगा कि गोल्ड और मजबूत है। मैं ये नहीं मानता हूं कि गोल्ड करेक्ट होने से गोल्ड वीक हो गया है, मैं ये मानूंगा कि गोल्ड और तेजी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये 3080 तक का रेसिस्टेंस को स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट भी करना चाहिए शायद गोल्ड में, और वहां पर एक पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। जी, लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों ने, जब गोल्ड ने $3000 के लेवल को पार किया तो अपने टारगेट को रिवाइज किया। मैक्वेरी ने तो $3300 तक का लेवल दिया है। क्या आप सहमत हैं और क्या आप भी अपने टारगेट को रिवाइज कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसमें। जैसा मैंने कहा कि ये दूसरा पड़ाव है, 20 फरवरी से जब मैंने बताया, आज भी बता रहा हूँ, ये दूसरा पड़ाव है तेजी का। पर एक एक अपसाइड स्ट्रेट कर्व से नहीं जाएगी, ये 3080 को पार करनी है। वहां पर किस तरह का करेक्शन मोड आएगी, जी उसके बाद एक 3150 का एक अच्छा पड़ाव है, तो तब मैं जाके इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस का जो आपने जो अभी घोषणा बता रहे हैं कि इतना इतना रिवाइज किए हैं टारगेट, मैं समझ रहा हूँ $3300 डेफिनेटली आ सकती है, पहुंच सकती है डॉलर टर्म्स में इंटरनेशनल मार्केट में। पर उसको थोड़ा बहुत करेक्शंस जिस तरह है, एक 5% का एक करेक्शन इस लेवल पे भी 3080 के लेवल तक जाने की संभवता जो है, वहां जाने के बाद अगर 5% कमी होनी है तो मैं समझ रहा हूं थोड़ा बहुत 3000 के आंकड़े को तोड़ भी सकती है, 2980 तक आ सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है, दोबारा बाउंस हो जाएगी। उस तरह का छोटा छोटा करेक्शंस ले जाएगी 2025 में करीब करीब 3150 या 3300 तक। मैं सहमति हूं उसमें।
ये और गोल्ड सिल्वर ट्रेडर को आप अब किन किन इवेंट्स और डेटा पर पैनी नजर रखने की सलाह देंगे? कमल जी, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो डॉलर इंडेक्स जो मैंने बताया एक क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग तो अभी अभी हुई, कल हो गई। जी। तो हमें ब्याज की कटौती के बारे में ध्यान न देते हुए अभी टेम्पररली अभी हमें देखना है तो डॉलर इंडेक्स की तरफ देखना है। ये जो फॉल जो है 103 के जो डॉलर इंडेक्स है, या क्या वो 102 लेवल को तोड़ पाएगी या नहीं? क्योंकि 52 वीक लो, जो डॉलर इंडेक्स का 52 वीक लो यदि आप देखें, वो 99.87 रही। और 107 या 108 के लेवल से जो गिरी हुई है यहाँ पर कंपेयर, बिकॉज डॉलर इंडेक्स का वीकनिंग होना एक रीजन है कि क्योंकि यूरोप में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, जर्मनी में अच्छा खासा उनका एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, ये सारी चीज जो है प्रेशर सा बिल्डअप हो गया डॉलर इंडेक्स में। और इकोनॉमी जो यूएस में भी वीक हो रही है, तो 102 डॉलर इंडेक्स एक पहला डेटा पॉइंट है, लोगों को वॉच करना होगा। और 10 ईयर का यील्ड जो है मैंने बता रहा था, ये करीब करीब 4.22 का रेट चल रही है। 4.20 लेवल को तोड़ेगी तो शायद ये यील्ड और घट सकती है। जो 52 वीक लो था 3.50, ये दो आंकड़े हमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमें वॉच करना होगा यदि गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, वो है अप्रैल 2 को जो व्हाइट हाउस में उनका अनाउंसमेंट है, घोषणा जो कर रहे हैं, वो प्रपोजल ला रहे हैं वो टैरिफ के बारे में। और वो अपॉर्चुनिटी नेगोशिएशन का टेबल में जाएगा हर एक देश के साथ, और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भले वो डिले करेंगे, लेकिन अप्रैल 2 तारीख ऐसा है जो वहां पर वो लोग डेफिनेटली एक बार घोषणा करेंगे कि टैरिफ वगैरह किस तरह है, रेसिप्रोकल टैरिफ किस तरह है, वो प्रपोजल सब टेबल में आ जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं ये सारा ये जो रेगुलर ट्रेंड देखना है सोना में, तो डॉलर इंडेक्स, यील्ड, और ये अप्रैल 2 का क्या डेवलपमेंट होते जा रही है टैरिफ और नेगोशिएशंस में। जी। रामास्वामी जी, अब हमने देखा कि चांदी ने 1 लाख रुपए के लेवल को पार किया। अब जो आपने कहा कि 3080 और 3150 डॉलर भी इसके अगले पड़ाव हो हैं गोल्ड के। तो ऐसे में क्या हम माने कि सोना इस साल 1 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक लेवल को पार कर लेगा, या अभी ये बहुत कहना जल्दबाजी है? जल्दबाजी है, बिल्कुल जल्दबाजी है। मैं सॉफ्ट टोन में बोलूंगा जल्दबाजी है। क्यों? क्योंकि पहले हम चांदी की तरफ जाएं। चांदी में अपॉर्चुनिटी किस तरह मिल गई थी? चांदी में मिल गई थी क्योंकि ऑलरेडी वो 98 और 99,000 का रेंज में रहा डोमेस्टिक मार्केट बाजार में। 98-90,000 का लेवल पे जीएसआर जो हम पिछले इसमें हमने इंटरेक्ट किया आपके साथ आपके शो में, वो है वो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 90 थी। हमें ये भी संकेत था कि शायद ये 85 का लेवल का आइडियल लेवल में आना चाहिए। और वाकई में उसका एक अपॉर्चुनिटी चांदी को मिल गया, 87 की तरफ आ गई। 87 की तरफ आ गई। 98 और 99,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ करके 1 लाख को क्रॉस करना कोई खास मुश्किल नहीं था उनको, चांदी को। और दूसरा जो कॉमेक्स लेवल पे जो सिल्वर चांदी का जो भाव था 33 लेवल का, एक मुख्य डॉलर पर आउंस जो बोलते हैं चांदी का, वो 33 का बैरियर को तोड़ करते हुए, रेसिस्टेंस को तोड़ करते हुए $34 को भी क्रॉस किया। यानी कि जो पड़ाव जो चांदी में 1 लाख करने का जो मौका मिला, वो बहुत ही अच्छा सपोर्टिव मौका मिला। लेकिन सोना में अगर हम कंपेयर करें, हमें यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस है, जो हमने बार बार यही बता रहे हैं कि 88 और 89 करेंसी का भाव जब होगा और 3,300 के लगभग गोल्ड यदि होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन अलग सा नहीं बोल रहा हूं, $3,300 पर आउंस गोल्ड इंटरनेशनल बाजार में होना चाहिए, और 88-89 का कॉम्बिनेशन में आएगा रूपी करेंसी यूएसडी का, तब जाके आपको 1 लाख का पड़ाव आ सकती है, जो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है 2025 के लिए। क्योंकि रूपी जो है लगभग 86 और 85 का रेंज होते हुए नजर आ रही है। भले 3,300 में गोल्ड जा भी सकेगी, पर मुझे लग रहा है 85-86 के कारण वो 1 लाख का जो मैजिकल फिगर है टच करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। जी। अभी कहना चाहिए हिंदी में कि गंगा में काफी पानी बहना बाकी है। रामास्वामी जी, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जो गोल्ड के ट्रेडर हैं उनके लिए आप भारतीय रुपए के संदर्भ में प्राइस रेंज क्या बताएंगे? क्या रह सकती है प्राइस रेंज गोल्ड की शॉर्ट टर्म के लिए? सर, शॉर्ट टर्म के लिए
87,500 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस, लास्ट टाइम स्टॉप लॉस 86,350 था। जी अब जी। की स्टॉप लॉस 87,500 जो है स्टॉप लॉस रख लीजिए और राइड कीजिए, करीब करीब 92,000 तक का रेंज में जाने की संभावना है। 91,200 पहली बात पड़ाव है, 91,200 और 92,000 का। तो मैं समझ रहा हूँ एक एक थोड़ा मुश्किल सा बात होगा अगर 88,000 के सामने मैं यदि कहूँ 87,500 का स्टॉप लॉस रखना है। बट जिस तरह प्राइस बढ़ती जा रही है उतना खास स्टॉप लॉस का लेवल्स भी बढ़ती जाएगी। तो ये छोटा सा अमाउंट नहीं है, रकम बड़ा सा है। और रैली भी जब चलेगी वो 2-3% का जो जंप है वो इजीली होती जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ 87,500 के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक स्टॉप लॉस रख के गोल्ड में अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही करना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं करना चाहिए। भले जी शॉर्ट टर्म में मंदी होगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब बात तो यही होती है हमेशा कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, कोई करेक्शन आता है जब एक साथ बढ़ता है तो ये माना भी जाता है कि एक करेक्शन हेल्दी भी होता है। यार रामास्वामी जी, दूसरा मैं आपका ओपिनियन चांदी पे लेना चाहूंगा कि चांदी में किस तरह की प्राइस रेंज आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। चांदी में देखिए, एक जो 1 लाख वाला जो पड़ा है ना, ये सारा फैक्टर्स ने पुश तो कर दिया एक बार। चलो मान रख लिया चांदी का कि चलो भाई आपका भी प्राइस बुलियन पैक में होना चाहिए, रेस्पेक्टेबली 1 लाख को क्रॉस किया। बट मैं समझ रहा हूं जिस तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी, जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सिल्वर जो है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस है। और जी इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस के कारण चांदी में इतना सारा फंडामेंटल फैक्टर्स नहीं बनती है कि इसको और तेजी करा के ले जाना। तो मैं समझ रहा हूं कि चांदी में एक बार मंदी करके काम कर लेना चाहिए। मान लीजिए 1,01,000 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट भी कर सकते हैं, और चांदी में लगभग 98,000 या 97,500 का टारगेट रख के उसको चांदी में एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना मुनासिब होगा। और गोल्ड में उल्टा उसका 87,500 का स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग करना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि चांदी में थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप हो सकती है। जो फैक्टर्स हमने गोल्ड के लिए फेवरेबल बोला वो एग्जैक्टली सिल्वर का उल्टा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एन इंडस्ट्रियल मेटल। क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रेशर बिल्डअप हो सकती है, तो वहां से डिमांड फैक्टर नहीं होगी, कुछ भी फंडामेंटल सपोर्ट करने की संभावना नहीं होगी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी। Kamal ji, we do not have any positions in the derivatives of gold or silver or the commodities, and हमारा कभी proprietary trading भी नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एजुकेशनल सीरीज की तरह वी आर शेयरिंग आइडियाज अबाउट द मार्केट। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रामास्वामी जी।